Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will discuss about topic rules for writing SI unit. This is our lecture number 6, class 11th physics. तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जब SI यूनिट को लिख रहे होते हैं तो कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है? While writing a unit only its singular form is used। मतलब क्या, जब यूनिट लिख रहे होते हैं तो क्या करना पड़ेगा? उसका सिंगुलर फॉर्म यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि हम सपोज करते हैं किसी भी चीज का मास है m बराबर 5 किलोग्राम। मैंने किसी भी चीज को मेजर किया, ठीक है, उसका मास कितना आया? चलो 10 ले लेते, 10 किलोग्राम, ठीक है। तो जब भी हम ऐसा यूनिट लिख रहे होते हैं तो क्या करना पड़ेगा? उस यूनिट का हमें सिंगुलर फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो ये इस कंडीशन में सही है। इन केस अगर हम ऐसे लिखते कि m बराबर 10 के किलोग्राम kgs, तो क्या इस केस में हमने बॉडी का मास उसके यूनिट के साथ क्या कर दिया? प्लूरल फॉर्म में लिख दिया। तो इस केस में ये क्या होगा? गलत तरीका होगा ऐसा यूनिट को लिखने का। पहला रूल क्या होगा? ये हो गया, ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि अब्रिविएशन ऑफ एनी यूनिट डज नॉट हैव फुल स्टॉप। मतलब क्या, जब भी हम अब्रिविएशन यूज करेंगे तो इसमें क्या आएगा? उसकी क्या आएगा? उसमें फुल स्टॉप ना नहीं आएगा। कब? एट द एंड। जब भी हम एब्रिविएशन यूज करेंगे किसी भी यूनिट के लिए तो इसकी एंड में क्या आएगा? फुल स्टॉप नहीं आएगा। कंडीशन बता रहे हैं आगे, अनलेस इट अपीयर्स एट द एंड ऑफ सेंटेंस, जब वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। फॉर एग्जांपल कैसे कि डिस्टेंस बिटवीन distance between A and B is 10 किलोमीटर, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुई? एंडिंग ऑफ सेंटेंस हुई। तो क्या कर सकते हो? जो अब्रिविएशन यूज हुई है 10 किलोमीटर पर सेकंड, उसकी लास्ट में आप फुल स्टॉप यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, दूसरा एग्जांपल, डिस्टेंस, कहाँ पे लिखें? डिस्टेंस is 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। और यहाँ पे अगर हम फुल स्टॉप यूज करें, डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर बिटवीन A एंड B, ठीक। मतलब क्या A और B के दरमियान कितना डिस्टेंस है? 10 किलोमीटर। अब क्या है, यहाँ पे एंडिंग ऑफ सेंटेंस नहीं हुई, क्या करेंगे? इस तरीके को हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या ये तरीका सही रहेगा हमारे लिए, सही है। जब भी बीच में एब्रिविएशन यूज करेंगे तो क्या होगा? तो उसकी एंडिंग में फुल स्टॉप यूज नहीं करेंगे। जब सेंटेंस कंप्लीट होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे इसकी एंडिंग में फुल स्टॉप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 3 है, वो क्या? फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर इफ इवन नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। इसका मतलब क्या कि जब फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर इफ इवन इफ नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। मतलब क्या कि जब हम किसी भी साइंटिस्ट के नाम से यूनिट यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्मॉल लेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
क्या आएगा, जॉल लिख रहे हैं, एनर्जी का यूनिट क्या है, जॉल। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखें कैपिटल JOULE, तो अगर हम फुल फॉर्म लिखने चाह रहे हैं आइदर वो साइंटिस्ट के नाम से, तो क्या करेंगे हम स्मॉल लेटर यूज करेंगे, तो ये तरीका सही रहेगा रूल नंबर 3 के मुताबिक, तो ये गलत रहेगा। ठीक है, न्यूटन की बात करें, फोर्स का यूनिट क्या, न्यूटन है, तो क्या करेंगे स्मॉल अल्फाबेट यूज करेंगे, न्यूटन, न्यूटन। और अगर हम इसको ऐसे लिख दें न्यूटन, तो ये गलत तरीका रहेगा। ठीक है, अच्छा रूल नंबर 3 हो गया। इसके बाद हम मूव करते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। तो रूल नंबर 4 क्या है, सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर पर्सन शुड बी कैपिटल। मतलब क्या है कि ये यहाँ पे जो हमने यूनिट लिखा है वो फुल फॉर्म लिखा है। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज एनर्जी या वर्क, इसका जो यूनिट लिखा है वो फुल फॉर्म लिखा है। जब भी हम फुल फॉर्म लिखेंगे यूनिट को, तो क्या करेंगे, स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। अगर हम सिंपल फॉर्म में रूल नंबर 4 के मुताबिक अगर हम सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, कैपिटल अल्फाबेट का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल कैसे कि जॉल क्या फुल फॉर्म है, जॉल क्या फुल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे कैपिटल J। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या, न्यूटन की बात कर लें, न्यूटन, इसका फुल फॉर्म कैसे आएगा, स्मॉल में आएगा। और अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिख दें तो क्या आएगा, कैपिटल N आएगा। तो सिंपल यूनिट की हमेशा कैपिटल फॉर्म में आएगी और इसका जो फुल फॉर्म आएगा यूनिट का वो क्या होगा, स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। तो ये कुछ रूल्स थे जिसकी मदद से हम ऐसा यूनिट को लिख सकते हैं। अब इसके बाद फर्स्ट क्लास में न्यू हेडिंग एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ यूनिट। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं तो इसको उस फिजिकल क्वांटिटी को जिसको आप मेजर कर रहे हैं उसको उसकी रेस्पेक्टिव यूनिट में मेजर कर रहे हैं। मतलब कि जिस क्वांटिटी को मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस क्वांटिटी को उसकी रेस्पेक्टिव यूनिट में मेजर करें। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे मेजर करना है किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन को, ACELERATION। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ यूनिट कौन सा रहेगा, एक्सेलरेशन का जो एप्रोप्रिएट यूनिट है वो कौन सा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। दूसरा एग्जांपल ले लें, वेलोसिटी का ले लें। वेलोसिटी का सुइटेबल यूनिट या एप्रोप्रिएट यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, अच्छा जब हम एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ यूनिट कर रहे हैं, मतलब कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसको इसकी रेस्पेक्टिव यूनिट में मेजर कर रहे हैं, तो इसका फायदा क्या होगा, एडवांटेज लिखते हैं, एडवांटेज क्या होगा कि पहला एडवांटेज ये होगा कि हम अवॉइड कर सकते हैं कंफ्यूजन से। पहला क्या आएगा, हम कंफ्यूजन से, परेशानी से बच सकते हैं जब हम फिजिकल क्वांटिटी को उसके रेस्पेक्टिव यूनिट में मेजर करेंगे। अवॉइड कंफ्यूजन। ठीक है, इसके बाद दूसरा फायदा ये है कि हम जब फिजिकल क्वांटिटी को उसके एप्रोप्रिएट यूनिट में मेजर कर रहे होते हैं तो इसका दूसरा फायदा क्या होगा कि हम उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। एक्यूरेट
एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन of physical quantity. तो जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को उसके रेस्पेक्टिव यूनिट में या एप्रोप्रिएट यूनिट में मेजर करेंगे तो इसके दो फायदे हैं। एक फायदा क्या है कि हम अवॉइड कर सकते हैं कंफ्यूजन से। दूसरा क्या है कि हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था लेक्चर नंबर 6 क्लास 11। तो इसके बाद हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे मेजरिंग टेक्निक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।